जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का क्रांति यूट्यूब बैच 2.0 के जो पॉलिटी का सीरीज मैंने शुरू करी है उसके लेक्चर नंबर 2 में। मुझे कमेंट सेक्शन मिला लेक्चर नंबर 1 में कि क्या सर एमपी जीके भी पूरी पढ़ाई जाएगी। तो यार आपको पता है ना उसूल क्या है क्रांति बैच 2.0 का, कि प्री का जो सिलेबस है ना, इधर देखो, प्री का जो सिलेबस है उसका कोना कोना पढ़ाया जाएगा। तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि प्रीलिम्स का ये पढ़ाएंगे या वो पढ़ाएंगे। जितनी भी 10 यूनिट है सिलेबस में उसका हर एक कोना जो है आपको पढ़ाया जाएगा। जहां पर संदीप सर ने फिलहाल इस बैच में इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है, जहां पर वो 3000 रट्टा फैक्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो कृपया करके उन रट्टा फैक्ट्स को रट्टा फैक्ट्स की तरह डील करिए। जहां जहां सर को लगेगा वो वहां पर मैप बनवा के पूरा उसको समझा देंगे। वो कोई मेंस की ज्योग्राफी नहीं है, उसका उस सीरीज का लक्ष्य है आपका प्री का भारत का भूगोल का एक भी प्रश्न गलत ना हो, जो कि कंप्लीटली फैक्चुअल बेस्ड आता है। तो वहां आप उसको एंजॉय करिए और यहां आप पॉलिटी को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। और हमने संविधान सभा चैप्टर को जो है शुरुआत किया था और उसका पार्ट 1 में आपको बता चुका हूं। पूरा बेस जो है हमने उसका समझ लिया था, पूरा बेस जो है हमने उसका क्लियर कर लिया था। आज इस सेकंड लेक्चर में मैं आपको पूरा संविधान सभा जो है कंप्लीट करवा दूंगा इस पार्ट नंबर 2 के अंदर। और जो तीसरा पार्ट आएगा संविधान सभा का, वो बेसिकली तीसरा पार्ट नहीं होगा, वो पूरी संविधान सभा का टेस्ट होगा। मैं हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपका टेस्ट लूंगा एमसीक्यूज फॉर्मेट में, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आप कितने मार्क्स एक्चुअल में स्कोर कर रहे हो। तो आप उस टेस्ट के दौरान जो है उसको पता करेंगे। टेस्ट कैसे होगा, ऐसे ही वीडियो बना के ही टेस्ट लूंगा, सामने क्वेश्चन दिखा के आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक और प्रश्न मेरे सामने आया था कि सर संविधान सभा जो चैप्टर है इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कथन किसने कहा था, ये किसका कोट है, ये स्टेटमेंट किसने कही। तो आपको दोस्तों टेंशन लेने की बिल्कुल भी किसी भी सूरत या सीरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपका टेस्ट लूंगा ना, इस टेस्ट में आपको याद हो मैंने पहले ही लेक्चर के अंदर आपको 3 प्रश्न करा दिए थे, ये 3। लेकिन यहां चौथे प्रश्न से लेकर पता है कम से कम कितने क्वेश्चन होंगे इसमें, 75 से 80 क्वेश्चन होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस में मैंने जितने भी कथन वाले क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट किसने कही, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाल लिए हैं। तो आपको वो सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवा दूंगा, उसकी भी चिंता आप बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है साहब। चलो तो बढ़े फिर हम आज के लेक्चर की तरफ आगे। अच्छा, अब एक बात और है, ये क्या कह रहा है, यस सेव कर लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको एक्टिव हो जाने दीजिए। ठीक है जी, यहां से हमको जो है स्टार्ट करना है। बेस अपना पूरा क्लियर हो गया था, यहां से अपने को स्टार्ट करना है। क्या लिखिए, पहली चीज मैंने लिख ली थोड़ी सी कि ताकि लेक्चर के दौरान जो है आपको ज्यादा समय ना लगे, कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, ब्रिटिश प्रांत की जो 296 सीट थी, उन पर जो इलेक्शन हुए वो कब कंप्लीट हुए और उनका रिजल्ट क्या आया। आपको याद है ना, 296 टोटल 389 सीट थी संविधान सभा में, जिसमें से 296 किसकी थी, ब्रिटिश प्रांतों की थी, और बाकी की 93 सीट्स किसकी थी, आपकी देसी रियासत यानी कि प्रिंसली स्टेट्स की। एक एस्पिरेंट ने क्वेश्चन और पूछा था कि सर आपने कहा कि ये जो 296 सीट पर जो लोग बैठ रहे हैं, तो इन लोगों को जो वोट दे रहे हैं वो विधायक लोग वोट दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। देखो समझो मेरी बात को, उस जमाने में विधायक नाम का कॉन्सेप्ट भले ही नहीं था, लेकिन मैंने उस विधायक नाम के शब्द को वर्तमान रेफरेंस में यूज किया था। जैसे आज एक स्टेट होता है, उस स्टेट की विधानसभा होती है, विधानसभा में विधायक बैठते हैं। ऐसे ही उस जमाने में प्रांत होता था यानी कि प्रोविंस, उसकी अपनी एक विधानसभा होती थी और उसमें कुछ विधायक लोग बैठा करते थे। अब उन विधायकों को चुना कैसे जाता था, यह इंपॉर्टेंट है। आज के विधायकों को जनता डायरेक्टली चुनती है, लेकिन उस जमाने में जो प्रांतों के अंदर जो विधानसभाएं होती थीं, इन विधानसभाओं के अंदर बैठने वाले जो विधायक होते थे, इनको चुना किस आधार पर जाता था, कौन वोट देता था। तो हर जनता का हर व्यक्ति वोट नहीं देता था। सुनना, उस जमाने में दोस्तों
उस जमाने में अगर मैं यहां पर एक पेज जोड़ लूं तो उस जमाने में जो वोटिंग राइट्स मिलते थे ना, उस जमाने में जो वोटिंग राइट्स मिलते थे, वोटिंग राइट समझते हो, मत अधिकार, उस जमाने में जो वोटिंग राइट्स मिलते थे, हर किसी को वोटिंग राइट नहीं मिलते थे। जैसे आज के टाइम पे तो तुम 18 साल के हो जाओ तुमको वोटिंग राइट मिल जाएगा, लेकिन उस जमाने में जो वोटिंग राइट मिलता था दोस्तों, वो किस आधार पर होता था? सबसे पहला कि आपके पास शिक्षा कितनी है। जो ज्यादा एजुकेटेड होता था अंग्रेज उसे ही वोटिंग राइट देते थे। दूसरी चीज, कितना टैक्स भरते हो, यानी कि आप जितना ज्यादा टैक्स भरते हो उतना ही ज्यादा अंग्रेजों को फायदा होगा और आपको वोटिंग के अधिकार मिल जाते थे। तीसरा, टोटल प्रॉपर्टी आपके पास कितनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा टोटल प्रॉपर्टी आपके पास होगी उतना ही आप उस प्रॉपर्टी पर अंग्रेजों को टैक्स भरोगे, तो अंग्रेज आपको वोटिंग राइट्स दे दिया करते थे। समझ में आया? तो सिर्फ इन लोगों को वोटिंग राइट मिलते थे। तो क्या बोला दोस्तों? सिर्फ इन लोगों को मत अधिकार मिलता था, वोटिंग राइट्स मिलते थे। समझ में आया? और सिर्फ यही लोग किसे चुनते थे? सिर्फ यही लोग विधायक को चुनते थे। ये विधायक कहां जाके बैठता था? विधानसभा में। कहां की विधानसभा? प्रोविंसेस, यानी कि प्रांत। और आपको पता हो कि जो 296 सीट पर जिन लोगों को बिठाया गया है, इन लोगों को डायरेक्टली जनता ने नहीं चुना था। मैंने बता दिया था। इन लोगों को किसने चुना था? इन लोगों को इन विधायकों ने चुना था। याद आई बात? इसीलिए इन विधायकों के बारे में पढ़ना था कि ये विधायकों ने इनको तो चुन लिया, लेकिन ये विधायक खुद किसके द्वारा चुने गए? तो ये विधायक खुद उन लोगों के द्वारा चुने गए जिनके पास इनमें से कुछ रहा होगा, तभी उनको वोटिंग अधिकार दिया होगा अंग्रेजों ने। ठीक है भैया? चलो, तो ये जो 296 सीट पर जो चुनाव हुए वो कब संपन्न हुए? कब हुए? जुलाई अगस्त 1946, 2 महीनों में। रिजल्ट, परिणाम क्या निकला? कांग्रेस ने 296 में से 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 296 में से 73 सीट जीती, और ये जो अदर पार्टीज हैं, अन्य जो छोटे छोटे दल थे, उन्होंने 296 में से 15 सीट जीती। सिंपल है, फैक्चुअल है, याद रखने की चीज है। नोट करते जाना है, रजिस्टर बनाना है, हर सब्जेक्ट का रजिस्टर बनेगा, पता है ना आपको बात? चलो, प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतों के पास कितनी सीट थी? 93 सीट। ये सीट खाली रही, क्यों? क्योंकि इन 93 सीट पर कौन बैठ रहा था? इन 93 सीट पर वो व्यक्ति बैठना था जो हर रियासत से मनोनीत होके आएगा, यानी कि जिसे हर प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट करके भेजा जाएगा राजा के द्वारा। पर ये 93 सीट खाली रही क्योंकि सारी प्रिंसली स्टेट्स ने यह फैसला लिया कि हम संविधान सभा में हिस्सा लेंगे ही नहीं, हम संविधान सभा में पार्ट लेंगे ही नहीं। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आगे बढ़े तो क्या मिलता है? संविधान सभा की आखिरकार शुरुआत हुई। संविधान सभा की पहली बैठक, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने इसको बर्खास्त कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि हमको अपने पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा बनानी है, हमें ये भारत के संविधान में बैठ के भारत का संविधान नहीं बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है? 9 दिसंबर को पहली बैठक। दोस्तों समझना, बैठक और सत्र शब्द में डिफरेंस होता है। बैठक का अंग्रेजी होती है मीटिंग और सत्र की अंग्रेजी होती है सेशन। सेशन एक बड़ा शब्द है और एक सेशन के अंदर कई सारी बैठकें होती हैं। समझ में आई चीज? तो ये पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946। और भैया जिस दिन पहली बैठक हुई होगी उसी दिन पहला सेशन भी स्टार्ट हुआ होगा। कॉमन सेंस की बात है ना? जिस दिन पहली बैठक शुरू हुई है उसी दिन पहला सत्र भी शुरू हुआ होगा, पहला सेशन भी शुरू हुआ होगा, क्योंकि पहला सेशन शुरू हो रहा है तो बैठक से ही तो शुरू होगा ना। अब उसके अंदर एक सेशन के अंदर चाहे कितनी बैठक हो वो अलग चीज है। सिर्फ 207 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कब? जो पहली बैठक थी उसमें। ठीक है?
अब दोस्तों ये जो पहली बैठक हुई ना 9 दिसंबर 1946 में, इसके जो अस्थाई अध्यक्ष, जो इसके टेम्पररी चेयरमैन बनाए गए थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, क्योंकि सबसे पहली बार बैठक हो रही है, अभी कोई परमानेंट अध्यक्ष तो है नहीं हमारे पास संविधान सभा के। तो संविधान सभा के सबसे पहले टेम्पररी चेयरमैन कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इनको क्यों बनाया गया सबसे पहला अध्यक्ष? क्योंकि ये उस वक्त जो 207 मेंबर मौजूद थे उनमें से ये सबसे ज्यादा सीनियर थे, यानी कि वरिष्ठ थे उम्र के हिसाब से। समझ में आ रही है बात? और जब भी हम किसी को उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी उम्र की सीनियरिटी, उसकी उम्र की वरिष्ठता को देख के जब हम उसको अध्यक्ष बनाते हैं, तो ये दोस्तों किस देश का कॉन्सेप्ट है? ये फ्रेंच कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्रेंच कॉन्सेप्ट है, ध्यान देने वाली चीज है। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा जी ने एक रिक्वेस्ट करी थी डिप्टी चेयरमैन बनाने की। ये लक्ष्मीकांत में तो ये फैक्ट है नहीं, बहुत ना के बराबर ये फैक्ट देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनना। डॉक्टर सच्चिदानंद जी की रिक्वेस्ट पर, इनकी सलाह पर, संविधान सभा के सबसे पहले नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत डिप्टी चेयरमैन फ्रैंक एंथनी को बनाया गया। डिप्टी चेयरमैन कैसे बनाया गया? फ्रैंक एंथनी को बनाया गया। ये जैसे सच्चिदानंद सिन्हा परमानेंट चेयरमैन नहीं थे, टेम्पररी थे, ऐसे ही फ्रैंक एंथनी ये परमानेंट डिप्टी चेयरमैन नहीं थे, ये टेम्पररी डिप्टी चेयरमैन थे। क्लियर बात समझ में आई? कैसे थे? टेम्पररी डिप्टी चेयरमैन थे। और इनको संविधान सभा के लोगों ने इलेक्ट करके, निर्वाचित करके नहीं बनाया था, नॉमिनेट करके बस इनको बिठा दिया गया सच्चिदानंद सिन्हा जी की रिक्वेस्ट पर। इतनी बात समझ में आई? तो ये सबसे पहले डिप्टी चेयरमैन जो कि टेम्पररी थे, अस्थाई थे और मनोनीत होके यानी कि नॉमिनेट होके आए थे। फ्रैंक एंथनी आप नाम से ही जान सकते हैं कि ये आंग्ल भारत समाज के यानी कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक जो है नेता थे। एंग्लो इंडियन मतलब अंग्रेजों के और भारतीयों के बच्चे, ठीक है। अच्छा, फ्रैंक एंथनी से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एमपीपीएससी के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि फ्रैंक एंथनी का जन्म जो है वो जबलपुर में 1908 में हुआ था, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से इसको रजिस्टर में अपने लिख लेना। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक समाप्त हो गई। 11 दिसंबर 1946 यानी कि 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट चेयरमैन, या फिर कहो कि अगर कहीं चेयरमैन शब्द मिल जाए या प्रेसिडेंट मिल जाए या अध्यक्ष मिल जाए, तीनों का मतलब एक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट चेयरमैन बने संविधान सभा के, लेकिन 9 तारीख को नहीं बने, 11 तारीख को बने, 11 दिसंबर 1946 को बने, ठीक है। 25 जनवरी 1947 यानी कि लगभग आपका जो है 1-1.5 महीने बाद एच.सी. मुखर्जी को परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट, अब चाहे दोस्तों शब्दों का खेल है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट बोल लो चाहे डिप्टी चेयरमैन बोल लो, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट बोलोगे तो भी उपाध्यक्ष आएगा हिंदी में, डिप्टी चेयरमैन बोलोगे तो भी उपाध्यक्ष आएगा हिंदी में। पीछे जो मैंने अभी आपको फ्रैंक एंथनी पढ़ाए थे, मैं उनको वाइस प्रेसिडेंट भी बोल सकता था, लेकिन डिप्टी चेयरमैन अक्सर उनको बोला जाता है। तो सबसे पहले टेम्पररी वाले डिप्टी चेयरमैन कौन हो गए? फ्रैंक एंथनी। और परमानेंट वाले डिप्टी चेयरमैन कौन हो गए? एच.सी. मुखर्जी। ये परमानेंट वाले डिप्टी चेयरमैन हैं और फ्रैंक एंथनी टेम्पररी वाले डिप्टी चेयरमैन थे। क्लियर है बात? 25 जनवरी को एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का परमानेंट उपाध्यक्ष बना दिया गया, डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया, या फिर कहो कि वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। और फ्रैंक एंथनी की तरह ये नॉमिनेट होके नहीं आए थे, इनको मेंबर्स ने इलेक्ट किया था, निर्वाचित किया था, इसलिए अंडरलाइन किया है वहां पर, ठीक है ना। हर एक शब्द को ध्यान से देखना। 25 जनवरी के बाद फिर कुछ और महीने बीते, 6-7 महीने बीते, तो 16 जुलाई 1947 को एक और वाइस प्रेसिडेंट को निर्वाचित किया गया, एक और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया जो एच.सी. मुखर्जी के साथ मिलकर काम करेंगे। ये इनका नाम था वी.टी. कृष्णमचारी। तो इस तरह फ्रैंक एंथनी के बाद संविधान सभा के 2 वाइस चेयरमैन या 2 वाइस प्रेसिडेंट या 2 डिप्टी चेयरमैन या 2 उपाध्यक्ष, जो बोलना है बोलो, इस तरह से वो बन गए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी। इतना क्लियर हुआ? फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों किस चीज की बात, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए क्या है। 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक,
11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया संविधान सभा का। फिर उसके 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या पेश किया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। अब सुनो, ये होता क्या है उद्देश्य प्रस्ताव? आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते इसका सिंपल मीनिंग तो मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊंगा। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो संविधान सभा में मौजूद मेंबर्स को हमेशा दिशा दिखाता रहता है ताकि वो रास्ते से भटके ना, क्योंकि संविधान सभा पूरा संविधान बनाने में काफी समय लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब इतने लंबे समय में जब आप संविधान को बना रहे हो तो कई समय, कई दिन, कई मौके ऐसे आएंगे जब आप अपने रास्ते से भटकता हुआ महसूस होगा आपको। बट ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है दोस्तों। क्या है ये? एक तरह का, क्या है ये? एक तरह का उद्देश्य प्रस्ताव। एक तरह का क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो संविधान सभा को हमेशा अपने ट्रैक पर रखता था ताकि वो संविधान बनाते वक्त अपने रास्ते से भटके ना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं जिनका पालन संविधान सभा को करना था और जिसकी वजह से वो एक अच्छा संविधान बना पाएंगे बिना किसी भेदभाव के। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, और समझिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक बहुमूल्य बात दोस्तों ये भी लिखी थी कि देश की सरकार को जितनी भी शक्तियां दी जाएंगी वो देश के लोगों से मिलेंगी, यानी कि देश के लोग, पीपल ऑफ दिस कंट्री विल बी द सोर्स ऑफ द पावर। इस देश के लोग उस शक्ति का स्रोत बनेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और समझो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक शब्द यूज किया गया भारतीय सीमाएं, इंडियन टेरिटरीज। तो उसमें साफ लिखा गया कि वर्तमान में जो सीमाएं भारत के अंदर आती हैं वो तो भारतीय सीमाएं का हिस्सा है ही है, परंतु भविष्य में भारत के अंदर जो सीमाएं आएंगी वो भी भारत की सीमा में हम उसको अभी से मान रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट सीमाएं प्लस फ्यूचर टेरिटरीज दोनों को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में माना गया है। ठीक है, तो ये दिशा निर्देश दिखाता रहेगा उद्देश्य प्रस्ताव। उसके बाद एक हेडिंग लिखी है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने संविधान सभा के संबंध में क्या क्या चेंजेस किए। मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या बदलाव हुए। टोटल 3 बदलाव हुए। पहला बदलाव क्या था कि अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो जैसा चाहे वैसा संविधान बना सकती है और अंग्रेजों के द्वारा अभी तक जितने भी कानून बनाए गए हैं वो उनको बदल भी सकती है। यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जो पहला बदलाव करके दिया वो ये बदलाव करके दिया कि अब भारत की संविधान सभा अपनी इच्छा अनुसार संविधान बना सकती है और वो आज तक अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हर कानून को बदल भी सकते हैं। ये पावर आ गई, बहुत तगड़ी पावर आ गई। उसके बाद देखो दूसरा बदलाव क्या हुआ कि अब संविधान सभा 2 तरह के काम करेगी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्यों बनाया गया? ताकि संविधान बनाया जा सके। तो संविधान सभा का एक काम तो क्या था? संविधान बनाना। लेकिन अब संविधान बनाने के अलावा संविधान सभा को दूसरा काम और दे दिया गया और वो क्या था? कानून बनाना, जो कि अक्सर विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर का काम होता है। समझ में आ रही है बात? हमारे देश में कानून कौन बनाती है? पार्लियामेंट। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। हमारे मध्य प्रदेश में कानून कौन बनाती है? विधानसभा। इसीलिए हम उसको स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका कहते हैं। तो अभी तक संविधान सभा जिसका काम केवल संविधान बनाना था, अब उसको एक और काम दे दिया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। और वो काम क्या था कि अब भैया तुम कानून भी बनाओगे, यानी कि अब तुम एक विधायिका, एक लेजिस्लेचर के रूप में भी काम करोगे। ठीक है। तो जब जब संविधान सभा संविधान बनाने का काम करेगी तब तब उसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी रहेंगे, और जब जब संविधान सभा कानून बनाने का काम करेगी, एक विधायिका के रूप में काम करने का काम करेगी, एक लेजिस्लेचर के रूप में काम करेगी,
तब उसके चेयरमैन जीवी मावलंकर रहेंगे। इतनी चीज क्लियर हुई। तो जब कानून बनाने का काम करेगी संविधान सभा, तब जीवी मावलंकर उसके चेयरमैन रहेंगे। और जब संविधान सभा अपना नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी, तब उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहेंगे। इतना क्लियर हुआ साहब? अच्छा, कानून बनाने का काम चूंकि संविधान सभा ने इस देश के लिए शुरू किया, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस देश की पहली पार्लियामेंट यानी कि पहली संसद कहा जाता है। क्योंकि संसद कब बनती है? जब देश में जनरल इलेक्शंस, आम चुनाव हो जाएं, जो कि 1951 में जाके हुए। ये तो अभी बहुत पहले की बात चल रही है। तो यहां पर देश के लिए सबसे पहला कानून बनाने का काम संविधान सभा ने किया। इसीलिए देश की पहली पार्लियामेंट, देश की पहली संसद किसे कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। तीसरा बदलाव क्या किया इस 1947 के एक्ट ने? मुस्लिम लीग के वो मेंबर जो पाकिस्तान वाली साइड से थे, ध्यान रखना, मुस्लिम लीग में कुछ मेंबर ऐसे भी थे जो इंडिया वाली साइड में जिन्होंने रुकने का फैसला लिया। क्योंकि जब माउंटबेटन साहब का प्लान आया ना, माउंटबेटन साहब का जब 1947 का प्लान आया कि कैसे कैसे इंडिया का बंटवारा किया जाएगा, तब मुस्लिम लीग में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भारत में रहने का फैसला किया। तो वो तो संविधान सभा का हिस्सा बने रहे, परंतु मुस्लिम लीग में ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान वाली साइड जाने का फैसला किया। तो उन्होंने तो संविधान सभा से अपना हाथ खींच ही लिया, जिसकी वजह से जो टोटल 389 मेंबर थे संविधान सभा में, वो कम हो गए, कितने रह गए? 299। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो ये 3 बदलाव आपको समझ में आए। उसके बाद और देखो, संविधान सभा के द्वारा किए गए अन्य कार्य, यानी कि अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, के कुछ अन्य कार्य भी किए हैं संविधान सभा ने। जैसे कि पहला क्या है? मई 1949 में कॉमनवेल्थ देशों का हिस्सा बनने की मंजूरी। कॉमनवेल्थ देश कौन से होते हैं? वो देश जिन पर आज नहीं तो कल अंग्रेजों ने राज किया था। अब आप वापस से ऐसे देशों के ग्रुप का हिस्सा बन रहे हो जो अंग्रेजों के द्वारा कभी ना कभी राज किए गए थे। तो कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनना का मतलब यह नहीं होता कि इंडिया ने वापस अंग्रेजों की गुलामी को अपना लिया है। कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनने का यहां पर मतलब सिर्फ इतना था कि भारत पूरी तरीके से संप्रभु यानी कि सॉवरेन है, हम अपने खुद के मालिक हैं। कॉमनवेल्थ देशों का जो ग्रुप है उसका हिस्सा हम सिर्फ इसीलिए बन रहे हैं ताकि चलो जो हमारे पुराने रिश्ते हैं जो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, अब भविष्य में वो पॉजिटिविटी के साथ जो है सामने निकल के आए। यानी कि कॉमनवेल्थ देशों का हिस्सा बनना इस बारे में बिल्कुल नहीं दर्शाता कि हम वापस अंग्रेजों की गुलामी को कबूल कर रहे हैं। और क्या काम किया संविधान सभा ने? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को 3 काम किए। 24 जनवरी 1950 को 3 काम किए। सबसे पहले नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान अपनाया, फिर नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रगीत को अपनाया, और फिर 24 जनवरी 1950 इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का पहला प्रेसिडेंट चुना गया। संविधान सभा का नहीं, क्योंकि संविधान सभा का पहला प्रेसिडेंट उनको कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946, और यह बात हो रही है 24 जनवरी 1950, यानी कि संविधान लागू होने से जस्ट 2 दिन पहले। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, और यह कब की बात हो रही है? 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950। तो संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और राजेंद्र प्रसाद जी को देश का पहला राष्ट्रपति जो है चुना गया। ठीक है, यहां पर दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अभी यहां पर किसी जनरल इलेक्शन से गुजरने का मौका नहीं मिला है। ये तो संविधान सभा के ही वहां पर लोगों ने जो है मिलके इनको इलेक्ट कर दिया है, क्योंकि अभी तक जनरल इलेक्शंस तो हुए नहीं है। और खैर जनरल इलेक्शंस हो भी जाते तो प्रेसिडेंट को कौन से आम जनता जो है वोट देती है। ठीक है, अच्छा, टोटल कितना समय लगा संविधान बनाने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इतना समझ में आया? टोटल कितने सेशंस लगे? 11 सेशन लगे। कितने सेशन लगे? 11 सेशन लगे। 24 जनवरी 1950 को अंतिम सेशन हुआ। संविधान लागू होने से जस्ट 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र यानी कि फाइनल सेशन हुआ था। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। उसके बाद 11 सेशन में से सबसे लंबा सेशन कौन सा था? सबसे बड़ा सेशन कौन सा था? 7वें नंबर का। टोटल कितने दिन चला? 65 दिन चला। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये पूछेगा, बट ठीक है फिर भी
जो पहला सेशन है ये पूछ सकता है, मैंने आपको बताया पहला सेशन और पहली बैठक दोनों की शुरुआत एक ही दिन हुई 9 दिसंबर 1946। तो आपसे पूछ ले संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा का फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर 1946। पहला सेशन, अब सेशन तो बड़ी चीज होती है, बैठक तो है नहीं, मीटिंग तो है नहीं कि एक दिन चल के बंद हो गई, कुछ लंबे दिन चलेगी। तो आप देखिए 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक पहला सेशन चला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज है। 114 दिन तक जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जो प्रारूप संविधान था, उस पर चर्चा चली। प्रारूप संविधान मतलब फाइनल संविधान का रफ वर्जन, जिसमें काफी सारे बदलाव किए जाते हैं, तब जाके अंतिम संविधान बनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने पेश किया था ना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूरे सभा के सामने। तो 114 दिन तक जो प्रारूप संविधान था, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उस पर क्या चली, चर्चा चली। अच्छा दोस्तों, 26 जनवरी 1950, चलो 1950 तो चलो ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 जनवरी के दिन को ही क्यों चुना गया, मेरी बात से यहां पर आप समझ लीजिए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके रेडी हो गया था और संविधान सभा ने इसको अपना भी लिया था, अपनाया था। कब? 26 नवंबर 1949। तो कोई भी आपसे पूछे कि संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को कब अपना लिया था, 26 नवंबर 1949। तो जब सब कुछ उसी दिन हो गया था, तो हमने एक महीने बाद तक, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक इंतजार क्यों किया? तो सुनो, 26 जनवरी को दोस्तों इसीलिए चुना गया क्योंकि उसका एक इतिहास है। कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 की बात है, लाहौर के सेशन में एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास किया, जहां पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग करी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करी। परंतु इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने लगभग एक महीने बाद, यानी कि 26 जनवरी 1930 को अपनाया और 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस के सारे नेताओं ने पूरे देश भर में पूर्ण स्वराज को मनाया। तो चूंकि 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज को दर्शाता है, इसीलिए हमने 1950 में 26 जनवरी के दिन को ही चुना, जब हमने इस देश में संविधान को लागू किया। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा, उसके बाद आगे देखें, संविधान का लागू होना, इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। BR अंबेडकर जी ने 4 नवंबर 1948, कब दोस्तों? 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप यानी कि फाइनल ड्राफ्ट पेश किया असेंबली के सामने। डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने कहा कि भैया मेरी तरफ से मैंने पूरा संविधान रेडी कर लिया है, ये रहा उसका प्रारूप, ये रहा उसका ड्राफ्ट, अब तुम लोग चाहो तो इस पर चर्चा करो, जो बदलाव करने हैं बदलाव करो। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से कब सबमिट कर दिया? 4 नवंबर 1948 को। जब सबमिट किया पहली बार तो 5 दिन तक इस पर चर्चा चली। इसको हम कहते हैं फर्स्ट रीडिंग, यानी कि पहली सुनवाई चल रही है। ठीक है, 5 दिन तक चली। जो सेकंड रीडिंग यानी कि द्वितीय चर्चा थी, वो कब से कब तक चली? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, सबसे लंबी चर्चा थी। ठीक है, तीसरी चर्चा कब चली? 14 नवंबर 1949 को शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 को एंड हो गई, क्योंकि आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पूरा संविधान रेडी करके संविधान को अपना भी लिया था। ठीक है, तो सबसे लंबी चर्चा कौन सी है? सेकंड रीडिंग। ओके, अच्छा, तो तीसरी के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया और संविधान को पास कर दिया गया। और जब संविधान को अपना लिया गया तो उस वक्त संविधान में एक तो प्रस्तावना थी, एक प्रीएम्बल था, 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे यानी कि 22 पार्ट्स, 8 अनुसूचियां थी यानी कि 8 स्केड्यूल्स। बेसिक है, आप जानते भी होंगे पहले से। डॉक्टर BR अंबेडकर जी को संविधान का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये आप जानते हैं। और आप शायद ये भी जानते होंगे कि इनको मॉडर्न मनु यानी कि आधुनिक मनु भी कहा जाता है। अब सर ये मनु क्या मतलब है? मनुस्मृति का नाम सुना है? प्राचीन समय में जो मनुस्मृति होती थी, जिसमें उस जमाने के नियम और कायदे कानून लिखे होते थे, उनका नाम मनुस्मृति कौन है, क्यों है? क्योंकि एक मनु नाम के व्यक्ति ने मनुस्मृति को लिखा था। तो प्राचीन जमाने में एक मनु नाम का व्यक्ति, जिन्होंने मनुस्मृति के अंदर उस जमाने के नियम कायदे कानून लिखे,
तो वो उस जमाने के कानून लिखने वाले हो गए मनु। और सेम तरीके से चूंकि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने इतना इंपॉर्टेंट काम किया है संविधान का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है, प्रारूप तैयार किया है, इसीलिए आज के जमाने के कानून लिखने वाले इनको कहा गया। तो उस जमाने के प्राचीन मनु, जो उस जमाने में मनुस्मृति के अंदर कानून लिखते थे, और आज के जमाने के डॉक्टर बी आर अंबेडकर जिन्होंने संविधान के अंदर कानून लिखे, इसीलिए इनको मॉडर्न मनु कहा जाता है। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंदर क्या क्या लागू कर दिया गया था। दोस्तों एक बात मेरी समझना, पूरे देश में संविधान भले ही 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, परंतु एक महीना पहले यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को अपना लिया था, उस दिन से भी कुछ चीजें ऐसी थी जो लागू हो गई थी देश में। ये प्रीलिम्स में प्रश्न बनता है, क्या डिटेल में समझाता हूं, मजा आएगा। नागरिकता, मेरे साथ रिपीट करिए, क्या नागरिकता, नागरिकता कब से लागू हो गई? 26 जनवरी 1950 नहीं, 26 नवंबर 1949 से ही नागरिकता लागू हो गई। उसके बाद इलेक्शन यानी कि निर्वाचन वाला जो टॉपिक था, यह भी उसी दिन से लागू हो गया। कब से? 26 नवंबर 1949 से। प्रोविजनल पार्लियामेंट यानी कि अस्थाई संसद, अस्थाई संसद के रूप में कौन काम कर रहा था? एक तरीके से संविधान सभा, तो वो भी उसी दिन से लागू हो गई। उसके बाद टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस यानी कि अस्थाई और संक्रमणकालीन प्रावधान। अब ये क्या होते हैं समझना। टेम्पररी प्रोविजन यानी कि अस्थाई प्रावधान का मतलब क्या है? वो जो सीमित समय के लिए लागू होते हैं और बाद में हटा दिए जाते हैं। टेम्पररी प्रोविजन, अस्थाई प्रावधान क्या होते हैं? जो सीमित समय के लिए लागू होते हैं और बाद में हटा दिए जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 370 जो पहले था जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन बाद में हटा दिया गया। तो ऐसे ही कई सारे टेम्पररी प्रावधान थे जो कुछ सीमित समय के लिए लागू होना जरूरी था। तो ऐसे सारे टेम्पररी प्रावधानों ने 26 जनवरी 1950 का इंतजार नहीं किया। ऐसे सारे टेम्पररी प्रावधान 26 नवंबर 1949 से ही देश में लागू हो गए थे। अगली चीज क्या चीज है? ट्रांजिशनल प्रोविजंस यानी कि संक्रमणकालीन प्रावधान। अब यह क्या होता है? जब आप एक पुराने गवर्नेंस सेटअप से एक नए गवर्नेंस सेटअप में शिफ्ट करते हो, यानी कि पुरानी शासन व्यवस्था से आप एक नई शासन व्यवस्था में जब आप शिफ्ट करते हो, अब आपका नया देश बन रहा है, नया संविधान बन रहा है, तो अब आप पुरानी शासन व्यवस्था छोड़ के, पुराना गवर्नेंस का सिस्टम छोड़ के, नाउ यू आर गोइंग टू नई शासन व्यवस्था, अब आप नए गवर्नेंस सेटअप में जा रहे हो। तो इस ट्रांजिशन, ये जो बदलाव हो रहा है पुराने से नए में, तो इस पूरे बदलाव में जो प्रावधान इस पूरे बदलाव को सरल बनाते हैं, आसान बनाते हैं, ऐसे प्रावधानों को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजंस यानी कि संक्रमणकालीन प्रावधान। जैसे कि अंतरिम पार्लियामेंट, जैसे कि संविधान सभा ने एक टेम्पररी पार्लियामेंट के रूप में काम किया, तो टेम्पररी पार्लियामेंट के रूप में काम करने से क्या हुआ कि पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में शिफ्ट होने में आसानी हुई, क्योंकि ये लोगों ने संविधान भी बनाया और ये लोगों ने पार्लियामेंट के रूप में काम करते हुए कानून भी बनाए। ठीक है, तो पुरानी शासन व्यवस्था से नई शासन व्यवस्था में शिफ्ट होने के लिए जो प्रावधानों की जरूरत पड़ती है उसे हम ट्रांजिशनल प्रावधान कहते हैं। और ऐसे सारे ट्रांजिशनल प्रावधान 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए। तो मेरे साथ दोस्तों रिपीट करिए। पहला था नागरिकता, 26 नवंबर से लागू। निर्वाचन इलेक्शंस 26 नवंबर से लागू। टेम्पररी पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट, अस्थाई संसद 26 नवंबर से लागू। उसके बाद टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस यानी कि अस्थाई और संक्रमणकालीन प्रावधान, ये भी 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए। क्लियर हो गया? तो ये आपको फंसा सकते हैं यहां पर, ये दो आ जाते हैं फंसाने में, बढ़िया। उसके बाद कुछ आर्टिकल्स के नंबर भी आप याद रख सकते हो, 2 से 5 मिनट घूर के देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 5 से 9 वही नागरिकता वाले लागू हो गए। मतलब यहां पर ये जितनी भी बातें लिखी है ना, इन्हीं सारी बातों से संबंधित ये आर्टिकल्स हैं, इन्हीं सारी बातों से संबंधित ये आर्टिकल है। ठीक है, 5 से 9, 60, 324, 366, 367 ये लगभग लाइन में आ गए। 379, 380, 388 ये भी लगभग लाइन में है। 391 से 393 बहुत आसान है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें बेसिकली कौन से आर्टिकल्स में लिखी है? इन्हीं सब आर्टिकल्स में लिखी हुई हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।
8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने एक एक्सपर्ट कमेटी यानी कि विशेषज्ञ समिति को बनाया। क्या बनाया? एक्सपर्ट कमेटी। बोले सर ये कौन सी चीज है? सुनो, एक्सपर्ट कमेटी को किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। कब बनाया? 8 जुलाई 1946 को। एक्सपर्ट कमेटी, इस कमेटी का काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंटेंट प्रिपेयर करके देना, यानी कि संविधान सभा के अंदर बैठे लोग जो संविधान बना रहे थे उनको कंटेंट भी तो कहीं ना कहीं से मिल रहा था ना, तो कंटेंट देने वाली एक बड़ी ही विशेषज्ञ कमेटी, बड़ी ही एक्सपर्ट कमेटी थी, उसी को कहा गया क्या? एक्सपर्ट कमेटी यानी कि विशेषज्ञ समिति। ये संविधान सभा को कंटेंट बना के देते थे कि देखो ये है, इसमें से तुम छांट छांट के अपना संविधान बना लो। ठीक है, अच्छा। इस पूरी एक्सपर्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये आपको जानना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये तो चेयरमैन थे, और इन्हीं के साथ साथ प्लस इसमें और कितने मेंबर्स थे? 8 मेंबर्स थे। कितने थे? 8 मेंबर। ये अब आपका होमवर्क है कि या तो आप गूगल पर सर्च करो या आप किताब में पढ़ो। आपको अगर गूगल पे से सर्च करते हो तो 8 मेंबर्स का नाम आपको कॉपी पेस्ट करके कमेंट सेक्शन में डालना है। गूगल से 8 उठाओ, कॉपी करो, कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दो, एक बार खुद भी रीड कर लेना ताकि पता चल जाए कि कल को ये आ जाए कौन था कौन नहीं था तो फंसो ना। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका यहां पर दोस्तों एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। दोस्तों इसके बाद ना एक्सपर्ट कमेटी तो आपको बता दी, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर संविधान सभा में तो बहुत सारी कमिटीज बनी थी, वो तो आपने बताई नहीं। तो भाई बता रहे हैं, सब्र रखो, सब बता रहे हैं आपको। आपको सब बताया जाएगा साहब, आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया जाएगा। ये देखिए, इसी का था ना आपको इंतजार, मेजर कमिटीज बना के लाए हैं आपके लिए, टेंशन की बात नहीं है। मुख्य समितियों में दोस्तों यहां पर मैं 2 चीजें आपको हाईलाइट करके बताऊंगा जहां पर सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स फंसते हैं। सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स कहां फंसते हैं देखना। यहां पर क्या लिखा है? पावर कमेटी यानी कि शक्ति समिति, और फिर नहीं यहां पर नहीं यार, ये वाली कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी यानी कि संविधान समिति, और यहां पर भी क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी यानी कि संविधान समिति। जल्दबाजी में हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी पढ़ लेते हैं और उसके आगे लिखा हुआ एक आंसर जवाहरलाल नेहरू पढ़ लेते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है ये यूनियन यानी कि संघ वाली है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है ये प्रोविंशियल यानी कि प्रांतीय मतलब स्टेट लेवल वाली है। तो सेंट्रल वाली कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन है हेड? जवाहरलाल नेहरू। और प्रोविंस यानी कि प्रांत वाली कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद शक्ति यूनियन पावर कमेटी, तो भाई प्रधानमंत्री बनेगा जो व्यक्ति, सारी शक्ति उसी के पास होगी, वहां से हम याद रख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे स्टेट्स को जोड़ा था भारत के, तो स्टेट लेवल की चीज, प्रोविंस लेवल की चीज उनको दे दी। ड्राफ्टिंग कमेटी तो कहने की बात ही नहीं है यार, उसके चेयरमैन तो कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। उसके बाद यहां पर मैंने लिखा है, देखो ये है सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी। मैंने क्या लिखा आगे? ये खास है। पता है क्यों लिखा है ये खास है? क्योंकि इसके अंदर और भी पार्ट्स आते हैं, अभी नीचे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये जो सलाहकार कमेटी बनी है ये किसी ना किसी चीज पर सलाह देगी, तो इसके पहले तो आप चेयरमैन समझ लो। चेयरमैन कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये किन किन चीजों पर सलाह देगी? एक तो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक, और ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज यानी कि जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र। समझ में आ गया? फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज और ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र, इन 3 मुद्दों पर एक सलाहकार समिति बनाई गई जिसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले मैं काम क्या करता हूं, इस कमेटी के अंदर जो और कमिटीज आती हैं वो मैं आपको फटाक से पढ़ा देता हूं। ठीक है, इस कमेटी के अंदर जो और कमिटीज आती हैं वो मैं आपको फटाक से दिखा देता हूं। ये देखो, सलाहकार समिति की उप समितियां, एडवाइजरी कमेटी की सब कमिटीज। ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। अब यहां पर रायता क्या फैल जाएगा, वो आपसे पूछेगा फंडामेंटल राइट्स की एडवाइजरी कमेटी यानी कि मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर आना चाहिए ऊपर वाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप आंसर दे रहे हो जेबी कृपलानी और फिर लड़ रहे हो। भाई वो फंडामेंटल राइट्स की एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन पूछ रहे हैं, वो ये नहीं पूछ रहे कि फंडामेंटल राइट्स की
उप समिति, सब कमेटी के चेयरमैन नहीं पूछ रहे। अगर वो फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी के पूछेंगे, उप समिति के पूछेंगे, तो क्या बोलना है? जेबी कृपलानी। ठीक है, हर चीज के आगे यहां पे सब कमेटी। एडवाइजरी कमेटी के काम क्या था? 3 मुद्दे थे, एक फंडामेंटल राइट, दूसरा माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, और तीसरा ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्र। तो जो फंडामेंटल राइट का मुद्दा है उसके लिए एक सब कमेटी। अब देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल तीनों काम तो संभाल नहीं पाएंगे, तो इसलिए उस एडवाइजरी कमेटी के अंदर जो 3 काम थे, उन तीनों कामों के लिए अलग अलग बंदे को चुना गया। तो फंडामेंटल राइट की सब कमेटी के लिए जेबी कृपलानी को चुना गया, माइनॉरिटी की सब कमेटी के लिए हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, कुमार लग गया, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को जो है चुना गया। उसके बाद यहां पर 2 कैटेगरी बनाई गई। उसके बाद दोस्तों यहां पर 2 कैटेगरी बनाई गई। कहां पर? देखना ध्यान से। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल एरियाज आते हैं, है ना, उनको जोड़ा गया है, और असम के जो बहिष्कृत क्षेत्र हैं उनको जोड़ा गया है। तो यहां पर किसे बनाया गया चेयरमैन? गोपीनाथ बोरदोलोई को। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे कौन सा उठाया है कि अब यहां पर वो बहिष्कृत क्षेत्र उठाए हैं जो असम के अलावा हैं। तो यहां पर किसको बनाया गया? एवी ठक्कर। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर जो इलाके शामिल किए गए हैं ये वो इलाके हैं जो असम से संबंधित हैं, और यहां पर जो इलाके शामिल किए गए हैं, जो बहिष्कृत इलाके यहां पर शामिल किए गए हैं, ये असम के अलावा जो बच गए वो हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में असम और असम से संबंधित जो एक्सक्लूडेड एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो बहिष्कृत क्षेत्र हैं, तो उनमें चेयरमैन कौन बने? गोपीनाथ बोरदोलोई। और असम के अलावा जो बहिष्कृत क्षेत्र हैं, एक्सक्लूडेड एरियाज, उसके चेयरमैन कौन बने? एवी ठक्कर। क्लियर हुआ? एकदम सटासट क्लियर है। बस खत्म हो गई एडवाइजरी कमेटी। 3 ही तो काम थे उसके अंदर, तो 3 काम को यहां पे 4 करके जो है बताया गया है, क्योंकि असम और नॉन असम वालों को अलग अलग समझाया गया है। ठीक है, और पूरी टोटल एडवाइजरी कमेटी के हेड कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी यानी कि कार्य संचालन नियम समिति के हेड कौन है? राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी के हेड कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी संचालन समिति के हेड कौन है? राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज पर अस्थाई समिति, राजेंद्र प्रसाद। बहुत से लोग यहां पे जेबी कृपलानी, कुछ नहीं, सिंपल आ गया ना, झंडा समिति, तो आंसर राजेंद्र प्रसाद ही होना है। क्लियर है? और ये कहां लिखा है? ये ई संसद की वेबसाइट पे लिखा है, राजेंद्र प्रसाद। बस इन्हीं का नाम बोलना है जब भी झंडा समिति, फ्लैग कमेटी के संबंध में कुछ भी पूछे वो आपसे। ठीक है, उसके बाद क्या है? कमिटी फॉर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के कार्य संचालन हेतु समिति, इसके हेड कौन बनाए गए? जीवी मावलंकर। हाउस कमेटी सदन समिति के हेड कौन बनाए गए? बी पट्टभी सीतारमैया। आराम से पढ़ सकते हो, ये तो है ना, सिंपल रटने वाली चीज है ये, तो इसको आप नोट करेंगे। भाषा समिति मोटूरी सत्यनारायण, मोटूरी सत्यनारायण। उसके बाद ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी कार्य सूची समिति के.एम. मुंशी। ठीक है भैया, हो जाएगा। अब फिर कुछ माइनर कमिटीज भी थी, ये भी सिंपल रटने वाले नाम हैं, जैसे कि कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मैंने अभी आपको पीछे ही बता दिया, जीवी मावलंकर वाली। संविधान सभा के कार्यों पर समिति, ये पीछे हमने पढ़ लिया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ये भी शायद हमने पीछे भी देख लिया था, के.एम. मुंशी। सदन समिति बी पट्टभी सीतारमैया, ये भी हम लोगों ने देख लिया। नेशनल फ्लैग पर राजेंद्र प्रसाद, ये भी देख लिया। स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रारूप संविधान की समीक्षा करने हेतु विशेष समिति, जवाहरलाल नेहरू जी। क्रेडेंशियल्स कमेटी यानी कि प्रामाणिकता समिति, अल्लदी कृष्णा स्वामी अय्यर। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमिटी फॉर द प्रेस गैलरी, उषा नाथ सेन। कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस, मुख्य आयुक्तों के प्रांत पर समिति, बी पट्टभी सीतारमैया। कमीशन ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, एस.के. दर। एक्सपर्ट कमिटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन, वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति,
नालिनी रंजन सरकार। एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट, एस वरदाचारी। और एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, नागरिकता पर अस्थायी समिति, एस वरदाचारी यहां पर भी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी देख लें, ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे, 7 मेंबर्स थे। नाम देखें, चेयरमैन कौन थे प्रारूप समिति के, देखें इधर, हम सबको पता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। फिर मेंबर देखें तो मेंबर पूछ लेता है इनमें से कौन प्रारूप समिति का मेंबर नहीं था, ये पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा, क्या नाम बोला पहले मेंबर का, एन गोपाल स्वामी अय्यनगर, फिर अल्लदी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्लाह, बी एल मिटर जिन्होंने रिजाइन कर दिया, और डी पी खेतान जिनकी मृत्यु हो गई। तो इन दो की जगह दो की भर्ती और हुई। तो यहां पर देखें, बी एल मिटर की जगह आए एन माधव राव, और डी पी खेतान के जगह आए टी टी कृष्णमचारी, ठीक है। अब देखो, जहां पर ये जो कमिटीज के अध्यक्ष हैं, आप देख रहे हैं आधी से ज्यादा जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। तो जब आप रजिस्टर में नोट डाउन करो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम के साथ जितनी भी कमिटीज के नाम है सबको उनके नाम के नीचे लिख लेना। हद से हद 10 मिनट पढ़ने वाली चीज है। अब पता है, मैं चाहूं तो इस पे आलतू फालतू फिर अंट संट ट्रिक्स बनाऊं यार, इतनी जरा से नाम है, कोई वो तो स्क्रीन बड़ी है, वो साइज बड़ा है तो ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, नहीं तो मुश्किल से 1.5 पेज का कंटेंट है। तुम 10 मिनट घूर के नजर से देख लोगे, तुम्हें याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी नहीं, आराम से, हलवा, बहुत इजी है, ठीक है। चलो अब अपने लास्ट पेज की ओर दोस्तों जो है हम लोग चलते हैं, और लास्ट पेज पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या जो है लिखा हुआ है। ये अंतिम फैक्ट्स हैं हमारे संविधान सभा के संबंध में। संविधान सभा की सील क्या चुनी गई, एलिफेंट यानी कि हाथी को जो है चुना गया दोस्तों। जस्ट अ सेकंड, कॉल आ रहा है, रात हो गई, सॉरी 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 चलो ठीक है। हाँ देखें, क्या सील ऑफ संविधान सभा, संविधान सभा की जो मोहर है वो किसे चुना गया, एलिफेंट, हाथी। अब लोग पूछते हैं एलिफेंट को क्यों चुना गया, टाइगर को क्यों नहीं चुना गया। एलिफेंट को इसलिए चुना गया क्योंकि एलिफेंट जो है ना वो धैर्य का प्रतीक होता है, बहुत पेशेंस होता है एलिफेंट में, उसी के साथ साथ शक्ति का प्रतीक भी होता है, पावरफुल भी होता है। गौतम बुद्ध के उनको भी जो है कंपैरिजन एलिफेंट से किया जाता था, तो वो शांति का प्रतीक भी है ना। तो काफी सारे रीजंस हैं। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं। एक और फैक्ट है, लास्ट में मैं पीछे नहीं जगह मिली तो मैंने आगे लिख दिया है। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे, बी एन राव। कौन थे दोस्तों, बी एन राव, बी एन राव। उसके बाद ये सीए का मतलब क्या है, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के सचिव कौन थे, एच वी आर अय्यनगर। चीफ ड्राफ्ट्समैन यानी कि मुख्य मसौदा लेखक, ये कौन थे, एस एन मुखर्जी। जानते हो क्या होता है चीफ ड्राफ्टमैन, मुख्य मसौदा लेखक? ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी कानूनी किताब को बेसिकली लिखता है या किसी कानूनी दस्तावेज को लिखता है। तो संविधान से बड़ा कानूनी दस्तावेज क्या है, समझ रहे हैं बात को? तो एस एन मुखर्जी, इनका बहुत योगदान रहा है। उसके बाद जब अंग्रेजी भाषा में संविधान लिखा गया, जो ओरिजिनल संविधान था दोस्तों उसे इंग्लिश में ही लिखा गया था, पहली बात ये जान लो आप, ठीक है। तो जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन था ओरिजिनली जिसे लिखा गया था, तो उसको, उसकी जो हैंडराइटिंग थी, कैलीग्राफर, सुलेखक, वो कौन ने लिखी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। ऐसे ही ओरिजिनल संविधान को लिखने का काम, उसकी राइटिंग डिजाइनिंग तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कर दी, लेकिन उसी ओरिजिनल इंग्लिश वाले संविधान को सजाने का काम, ब्यूटीफाई, सजाने का काम किसने किया? तो यहां पर दो लोगों ने किया। ये शांति निकेतन, वो बंगाल वाले दो लोग थे वहां के, नंदलाल बोस और बियोहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। इन दो लोगों ने मिलकर जो ओरिजिनल इंग्लिश वाला संविधान था उसको ब्यूटीफाई किया, उसको सजाया। उसके बाद जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, जो पहला पन्ना होता है प्रियम्बल, उसको सजाने का काम किसने किया? तो इन दोनों ने अंग्रेजी वाला सजाया था, तो इसी में से जो बियोर राम मनोहर सिन्हा है, इन्होंने प्रियम्बल को भी सजाया था, ये बात भी याद रखना। हिंदी का संविधान जो लिखा गया
उसकी हैंडराइटिंग, उसकी कैलीग्राफी किसने करी? वसंत कृष्ण वैद्या ने। हिंदी वाला संविधान जो कि ओरिजिनल नहीं था, बाद में ट्रांसलेट करके लिखा गया है। और हिंदी वाले संविधान को सजाया किसने? नंदलाल बोस ने। ठीक है, ये जो यहां पर हमने पढ़े थे। अब हिंदी वाले संविधान का सुन लो दोस्तों। 58 संवैधानिक संशोधन 1987, यानी कि 58वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1987 में किया गया। और इस अमेंडमेंट को करने के बाद जो हमारे संविधान का भाग नंबर 22 है, पार्ट 22, उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 394A। जब भी तुम किसी आर्टिकल के आगे ये कैपिटल अल्फाबेट देखते हो तो समझ जाओ कि इसको किसी ना किसी संशोधन यानी कि अमेंडमेंट को करने के बाद जोड़ा गया है, ये ओरिजिनल संविधान में नहीं था। तो आर्टिकल 394A ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इसने पावर दी कि ओरिजिनल इंग्लिश वाले कॉन्स्टिट्यूशन को ये हिंदी वाले कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसलेट करवाएं। इसीलिए मैंने हिंदी वाले कॉन्स्टिट्यूशन के आगे ही इस आर्टिकल को लिखा है। और इस आर्टिकल को किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया? 58 कब आया? 1987। आर्टिकल 394A कौन से पार्ट में जोड़ा गया? पार्ट नंबर 22। ठीक है, और इसमें एक चीज और लिखी है कि अगर ये काम करवाएंगे कौन? ये काम प्रेसिडेंट करवाएंगे ट्रांसलेशन का। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट को ट्रांसलेशन में कोई भी दिक्कत मिली तो प्रेसिडेंट ही उसको फिर सही भी करवाएंगे बोल के। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको पूरा संविधान सभा जैसा प्रॉमिस किया था 2 पार्ट्स में खत्म करवा दिया। अब जो तीसरी लेक्चर में लूंगा कल, उसमें मैं पूरी संविधान सभा के मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको दोस्तों पीडीएफ दिखाऊं तो मैं आपको इस बात का प्रूफ यहां पर देना चाहता हूं, मैं आपको इस बात का यहां पर प्रूफ देना चाह रहा हूं दोस्तों कि मैंने जो ये प्रश्नों की आपके टेस्ट के लिए, ये आपका टेस्ट के लिए मैंने डिजाइन किया है। टेस्ट लूंगा आपका हर टॉपिक पढ़ाने के बाद, तभी समझ में आएगा आपको कितना समझ में आया है। ये देखो सब येलो कलर से दिख रहा है, येलो येलो लाइट येलो कलर आपको दिख रहा होगा। लेकिन मैंने क्या किया है, सबसे नीचे डिफिकल्ट कैटेगरी के प्रश्न लगाए हैं। जैसे कि स्टूडेंट कह रहे थे ना कि सर ये स्टेटमेंट किसने कही, ये स्टेटमेंट किसने कहा, तो ऐसे वाले प्रश्न को भी जो है जोड़ना। तो ये जैसे कि देखो ये कथन है, फिर ये किसने कहा, ऐसे यहां पर मैंने प्रश्न को लगाया है। ठीक है, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा कथन है, ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। तो साफ कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था। तो मैंने स्टेटमेंट वाले सारे क्वेश्चन लगा दिए, आपको टेंशन लेने की किसी भी प्रकार से कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है। तो तीसरे पार्ट को जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं आपका टेस्ट लूंगा, टेस्ट लेके ही आपको मजा आएगा। दोनों लेक्चर पढ़ के आना, और जब मैं तीसरे में यहां पर क्वेश्चंस करवाऊं तो आंसर देते जाना, और एट द एंड आपका जितना भी टोटल आएगा मुझे आप कॉमेंट में बताना। तो पहले देख लो इसको, रजिस्टर बनाओ। ठीक है, क्रांति यूट्यूब बैच 2.0 के अंदर जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सबकी अलग प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कब कौन सी सीरीज, कब कौन सा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, और उसका पतला सा रजिस्टर बनाओ हर सब्जेक्ट का, उसमें लिखते चलो। पूरी प्रीलिम्स की तैयारी करवा रहे हैं, सब कुछ लिख लो। अंत में जब ये बैच समाप्त होगा प्रीलिम से पहले, तो रिवीजन करने में आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।